हेलो दोस्तों, माई सेल्फ विनोद सिंह। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि सिंधु नदी की जो सहायक नदियाँ हैं वो कौन कौन सी है, और उसी के साथ मैं आपको ये जो बताऊंगा वो बिल्कुल ट्रिक्स के द्वारा बताऊंगा। अगर आप जैसे कि अभी अभी आपने जैसे कंपटीशन एग्जाम में प्रवेश किया है, तो उन लोगों के लिए ये जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि जब हम बड़ी कोचिंग वाले को देखते हैं, ठीक है, बड़ी कोचिंग वाले को देखते हैं तो वो थोड़ा वर्णन ज्यादा करके बताते हैं, जिसकी वजह से हमें याद नहीं होता। लेकिन सबसे पहले आपको एक बात पता होनी चाहिए, जब तक हमारा बेस कंप्लीट नहीं है तब तक हम किसी भी चीज को याद नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एक ट्रिक्स लिखनी है। मैं इन नदियों का जो सिंधु नदी की जो सहायक नदियां हैं उनका मैं क्रम बता देता हूँ। क्रम बताऊंगा, उत्तर से लेकर दक्षिण का क्रम बताऊंगा। इसी के साथ साथ आपको इन नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको किस नाम से जाना जाता है वो भी बताऊंगा। और उसके बावजूद मैं आपको बताऊंगा कि इनका उद्गम कहाँ कहाँ से होता है। तो सबसे पहले आपको ट्रिक्स लिखनी है, ठीक है। सिंधु नदी की जो सहायक नदियां उसकी ट्रिक्स लिखनी है। जेल, क्या करना है, जेल ए, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। जेल ए चीन, क्या ट्रिक्स लिखनी है, जेल ए चीन राव सत को, ठीक है। चीन से कहना है कि ए चीन अब तुझे झेलना पड़ेगा राव सत को। किसको, राव सत को झेलना पड़ेगा। जेल से हो जाएगा हमारा जेलम, क्या हो जाएगा, झेलम नदी, ठीक है। ए से कुछ नहीं, चीन से हो जाएगा हमारा चेनाब नदी, क्या हो जाएगा, चेनाब नदी हो जाएगा। रा से हो जाएगा हमारा रावी नदी, और व से हो जाएगा व्यास नदी, ठीक है। और सत से हो जाएगा हमारा सतलज नदी। ये जो मैंने आपको बताया है, ये जो सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं उसका उत्तर से लेकर दक्षिण का क्रम है, उत्तर से लेकर दक्षिण का क्रम है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि इनके बीच का, अब ध्यान से सुनना, एक बात ध्यान से सुनना। जैसे कोई भी दो नदियां बह रही है, जैसे मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर एक नदी बह रही है और एक यहाँ पर भी नदी बह रही है, ये दो नदियां बह रही है, ठीक है। अब इसके बीच का भी तो ये क्षेत्र तो होगा सॉरी, इसके बीच का ये क्षेत्र होगा, ठीक है। तो इस क्षेत्र को हम बोलते हैं दो आब, ठीक है। दो आब, आब का अर्थ होता है नदी, ठीक है, आब का अर्थ होता है नदी। दो आब मतलब दो नदियों के बीच वाला क्षेत्र, तो उसको कहते हैं दो आब। तो इन दो आब का भी अब अलग अलग प्रकार का नाम होता है, तो हम उसको देख लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले आपको एक, सबसे पहले आपको कुछ भी नहीं करना है, इनको लाइन से लिख देना है, फिर मैं आपको अच्छे तरीके से बता दूंगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है सिंधु नदी, क्या लिखना है, सिंधु नदी, ठीक है। और उसके बाद लिखना है वो की वो ट्रिक जो मैंने अभी आपको बताई है। जेल से हो जाएगा जेलम, जेल ए चीन, चीन से हो जाएगा चेनाब नदी। जेल ए चीन राव, राव से हो जाएगा रावी, राव से हो जाएगा रावी। व से हो जाएगा व्यास, क्या हो जाएगा, व्यास। और सत से हो जाएगा सतलज, क्या हो जाएगा, सतलज नदी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्रम जो मैंने आपको बताया। ये क्रम उत्तर से लेकर दक्षिण का क्रम है। सबसे पहले सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो इसका उद्गम मानसरोवर झील से होता है, जो कैलाश पर्वत पर स्थित है, ठीक है। मानसरोवर झील से इसका उद्गम कहाँ से होता है, मानसरोवर झील से। झीलम नदी का भी उद्गम एक झील से होता है जिसका नाम शेषनाग झील है। कौन सी झील, शेषनाग झील, ठीक है। झीलम नदी का भी उद्गम एक झील से होता है जिसका नाम शेषनाग झील है। चेनाब नदी का उद्गम एक दर्रे से होता है, ठीक है। चेनाब नदी का जो उद्गम है वो एक दर्रे से होता है जिसका नाम बड़ा लाचला दरा है, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है, बड़ा लाचला दरा, ठीक है। अब देखते हैं रावी। रावी, अगर आपको याद नहीं होता कि रावी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो रा से र वाला आएगा। रा से र वाला मतलब रोहतांग दरा, इसका उद्गम रोहतांग दरे से होता है। कहाँ से होता है, रोहतांग दरे से। और व्यास नदी, व्यास का देखना, व्यास नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो आपको एक तालाब के बारे में याद रखना है, व्यास कुंड, ठीक है। व्यास कुंड से होता है, व्यास कुंड। व्यास नदी का उद्गम व्यास कुंड से। सतलज नदी का उद्गम, अब देखते हैं सतलज नदी का उद्गम स से स्टार्ट होने वाले दरे पर होगा, तो वो उसका नाम है चिपकिला दरा, चिपकिला दरा, सॉरी ये वाला सी आएगा, चिपकिला दरा, ठीक है, चिपकिला दरा। अब देखते हैं, अब मैंने आपको ये इसका उद्गम भी बता दिया। उसके बाद अब देखना, सिंधु और झेलम के बीच में भी दो क्षेत्र है, इसके बीच में भी एक क्षेत्र है, इसके बीच में भी एक क्षेत्र होगा, ऐसे ऐसे सभी के बीच में क्षेत्र होगा। तो सिंधु के और झेलम नदी के बीच वाला जो क्षेत्र है उसको क्या कहते हैं, सबसे पहले उसको क्या कहते हैं उसको पता होना चाहिए। तो इसको बोलते हैं सिंध सागर, ठीक है। झेलम व सिंधु के बीच का जो क्षेत्र है उसको सिंध सागर का कहकर पुकारा जाता है, ठीक है। और झेलम और चेनाब के बीच में, झेलम और चेनाब के बीच में जो क्षेत्र है उसको कहते हैं चाज, चाज, क्या चा, चा तो है चेनाब का और ज आ गया झेलम का, ठीक है, चाज कहते हैं। और चेनाब और रावी के बीच का जो क्षेत्र है उसको क्या कहते हैं, चेनाब और रावी के बीच का जो क्षेत्र है उसको क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं रचना, क्या, चना, चना से तो हो जाएगा चेनाब और र से हो जाएगा रावी। और रावी और व्यास के बीच का जो क्षेत्र उसको क्या कहेंगे,
ठीक है। रावी और व्यास के बीच का जो क्षेत्र है उसे क्या कहेंगे, तो उसको आपको याद रखना है वारी सागर। क्या बोलना है, वारी सागर। वहां तो हो जाएगा व्यास का और री हो जाएगा रावी का, ठीक है। और व्यास और सतलज के बीच का जो क्षेत्र उसको आपको क्या बोलना है, तो उसको बोलना है आपको विस्त। क्या, विस्त, विस्त बोलना, विस्त दोआब, विस्त। विस्त देखो, वी से हो जाएगा व्यास और इस्त से हो जाएगा सतलज, ठीक है। सत से हो जाएगा सतलज और वी से हो जाएगा व्यास। तो ये जो है नदियों के बीच का जो क्षेत्र है, जो दोआबों के नाम था वो मैंने आपको बता दिया है। और अगर फिर भी आपको समझ नहीं आया तो इस वीडियो को आप दूसरी बार और देख लेना, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।